सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कल अपन ने क्लास स्टार्ट की थी और क्लास के अंदर आपको मैंने सिलेबस डिस्कस किया था कि आपका क्या क्या सिलेबस है, और उसके बाद मैंने आपको यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करवाई थी जिसका बेसिक पोर्शन, जिसके अंदर अपन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक तुम्हें हेडिंग डलवा दी है, क्षेत्र यानी फील्ड। डलवाई थी कि नहीं डलवाई थी? आ जाओ बेटा, हेडिंग डाल लो ऊपर ही ऊपर, क्षेत्र और फील्ड। क्षेत्र और फील्ड। अब ये जो क्षेत्र या फील्ड है ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर तो फील्ड बाद की बात है। सबसे पहले फील्ड क्या है, तो देखो पूरे ब्रह्मांड को एक रीजन माना गया, ये एक क्षेत्र है पूरा, क्या है? फील्ड है। तो सर, और मजे की तुम्हें बात बताऊं, फील्ड का कंसेप्ट स्केलर और वेक्टर से नहीं, बहुत पहले आ चुका था। सर कहाँ पे? आपने फेराडे का नाम सुना होगा। फेराडे में क्या होता था, यदि एक कॉइल के अंदर यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरी वाली कॉइल में क्या हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था। नाम सुना है? उसके बीच में फिर फेराडे ने क्या कहा था, ये किसकी वजह से हो रहा है कि इन दोनों कॉइल के बीच में क्या है, फील्ड है। क्या है? एक फील्ड है, और उसे क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मजे की बात तो ये है कि तुम्हारे जो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं किसी के, वो भी किसकी वजह से आते हैं, फील्ड की वजह से। आप बात भी नहीं कर पाओ फोन पे यदि फील्ड ना हो तो, समझ रहे हो? तो ये फील्ड का कंसेप्ट बहुत पहले आ चुका था। तो फील्ड बेसिकली है क्या, कि फील्ड एक वो रीजन है जिसके अंदर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को इंस्टेंट टाइम पर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर सके, और वो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। क्या हो सकती है? अलग अलग। जैसे आजकल वो गाना चल रहा है ना, थोड़ी माल तिल, ऐसे ऐसे गाना क्यों? अरे थोड़ी माल दिल, नहीं यार, मैं सुना ही नहीं तुमने यार। क्या सुनते हो फिर तुम, हनी सिंह के गाने हैं? देखो जैसे हम गए कोई शो देखने, ठीक है, और उसमें क्या लगा हुआ है, स्पीकर। ठीक है, बड़ा वाला स्पीकर लगा हुआ है। डेफिनेशन समझना भाई अच्छी तरीके से, ठीक है। ये बड़ा स्पीकर लगा है, स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है सपना चौधरी का, ठीक है, और क्या है, लोग बाग बैठे हैं यहाँ पे। जैसे ये बागड़ी बैठा है, ठीक है, ये कौन बैठा है, योगेश बैठा है, ये मुरारी जी बैठे हैं, ठीक, ये और मैं बैठा हूँ। हाँ हाँ, दूर ही बैठना अच्छा रहता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं आपसे पूछूं कि इस स्पीकर की जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो आवाज है, वो इसको जो सुनाई देगी उसके कंपैरिजन इसको थोड़ी कम सुनाई देगी, और इसके कंपैरिजन इसको और भी कम, और फिर इसके कंपैरिजन इसको और भी कम सुनाई देगी ना। स्पीकर की वॉल्यूम इन सभी को सुनाई दे रही है, पर क्या है, सभी को अलग अलग दिखाई दे रही है। और एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जाए तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर हमें पता चलेगा कि इतनी वॉल्यूम इसको सुनाई दे रही है। समझे मेरी बात? तो ये जो रीजन है, ये मान लो ये एक रीजन है, ये वाला, जिसके अंदर वॉल्यूम सुनाई दे रही है, और इस रीजन के अलावा वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रही। तो जैसे ये पूरा पर्टिकुलर रीजन है ना, ये क्या कहलाता है, हमारा फील्ड कहलाता है। और इस फील्ड के अंदर पर्टिकुलर हमें क्या सुनाई दे रही है, अलग अलग वैल्यूज पे, वॉल्यूम। और दिस वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी। जैसे टेम्परेचर है,
टेम्परेचर इस कमरे में स्प्लिट हुआ है अलग अलग, ठीक। तो टेम्परेचर की वैल्यू इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस वैल्यू कुछ और होगी, इधर कुछ और होगी, इधर कुछ और होगी। हमें क्या एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है क्या? जैसे मैं आपकी बात करूं, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स की बात कर लेते हैं फिलहाल अपन पर्टिकुलर, अलग अलग। जैसे राजस्थान में कितना आपने मान लो कि 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हरियाणा में आपका मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली एनसीआर में कुछ और है। तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, नहीं अलग अलग रीजन में न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, और रीजन के अंदर तो पूरा इंडिया रीजन के अंदर अलग अलग वैल्यूज मिल रही है ना मिल रही टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी। तो रीजन तो वो होता है जिसके अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या करे, अलग अलग वैल्यूज पे डिफाइन की जा सके, सिंगल वैल्यूड हो। समझ गए मेरी बात? दूसरी बात, यदि हम स्केलर फील्ड की बात करेंगे, फील्ड को कितने बार पार्ट में डिवाइड कर देंगे फिर? दो में, एक तो स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड। तो बेसिकली फील्ड क्या हुआ, यदि मैं तुम्हें पूरे डेफिनेशन दें, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र आकाश का वह भाग, भाई आकाश यानी यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसके अंदर क्या है, जिसमें एक भौतिक राशि यानी एक फिजिकल क्वांटिटी एक दिए गए समय पर सभी बिंदुओं पर क्या हो, पूर्णतः परिभाषित हो। यानी फील्ड उस यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसके अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी गिवन इंस्टेंट टाइम के ऊपर कंप्लीटली क्या हो, डिफाइन हो। समझ गए मेरी बात? फिर इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे कि स्केलर फील्ड है या वेक्टर फील्ड। या आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे सोर्स होता फील्ड का कोई ना कोई। फॉर एग्जाम्पल अपनी ही क्लास में क्या है, जैसे बागड़ी डीओ लगा के आ गया और आगे आगे बैठ गया डीओ लगा के। अब बागड़ी के आसपास जितने भी लोग बैठे उनको अच्छी खुशबू आई, क्लास के लास्ट एंड में बैठा उस बच्चे को इतनी खुशबू आएगी क्या? या क्लास से जो बाहर है उसको आएगी क्या? नहीं। तो उस डीओ का जो फील्ड है वो कहाँ है, यही है। डीओ क्या एक फिजिकल क्वांटिटी, तो यानी उस फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग जगह पे क्या आ रही है हमें, वैल्यू। फील्ड बेसिकली क्या है कि किसी भी भौतिक आकाश का वह पार्ट है जिसमें एक भौतिक राशि को दिए गए समय पर पूर्णतः हम परिभाषित कर सके, कंप्लीटली डिफाइन है कर सके। बात समझ में आई? एग्जाम्पल्स बहुत है, टेम्परेचर का ले लो, समझ रहे हो मेरी बात? सबसे पहले हेडिंग डालो फील्ड, क्षेत्र, और लिखो इसके अंदर क्षेत्र और नीचे वाली कॉमा, क्षेत्र आकाश का वह भाग क्षेत्र आकाश का वह भाग होता है, आकाश का वह भाग होता है जिसमें एक भौतिक राशि को दिए गए एक दिए गए समय पर सभी बिंदुओं पर पूर्णतः परिभाषित किया जा सके, पूर्णतः परिभाषित किया जा सके। ठीक है, ये डेफिनेशन है। क्षेत्र आकाश का वह भाग है जिसमें एक क्या है, भौतिक राशि को एक दिए गए समय पर पूर्णतः परिभाषित किया जा सकता। समझ गए? इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालो फील्ड। सबसे पहले लिखो फील्ड, लिखो फील्ड इज ए रीजन ऑफ स्पेस, फील्ड इज ए रीजन ऑफ स्पेस in which physical quantity
is well defined, is well defined at all point, at all point, at a given instant of time, at a given instant of time. इंस्टेंट टाइम। अब आओ सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनिए कि इसके अंदर वर्ड डिफाइन हुआ वेल डिफाइंड, यानी आपका पूर्णतः परिभाषित, यही वर्ड यूज हुआ है इसमें। लास्ट में हिंदी मीडियम वाले भी देखो, पूर्णतः परिभाषित वर्ड यूज हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? हम इस बात को समझेंगे कि ये पूर्णतः परिभाषित वर्ड क्या है। पूर्णतः परिभाषित यानी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या है? तो ये वेल डिफाइंड है आपका, इस वर्ड का मतलब होता है कि पहली बात, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई वो एकल मानी हो, सिंगल वैल्यूड हो। क्या होनी चाहिए? एकल मानी। सिंगल वैल्यूड हो। सर सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या हुआ? कि ये पॉइंट है, इस पे टेम्परेचर 4 डिग्री है और इसी पॉइंट पर टेम्परेचर 4 डिग्री की जगह 7 डिग्री है। पॉसिबल है क्या? इस पूरे पॉइंट के ऊपर, गिवन इंस्टेंट पॉइंट के ऊपर 4 डिग्री है, इसी पे 5 डिग्री हो जाएगा क्या? तो क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए, जिसका मान क्या हो? एक हो। ठीक। दूसरा इसका वर्ड है कि कॉन्टिन्यूअस हो, यानी सतत हो। कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है। तीसरा जो इसका है वो होता है फाइनाइट वैल्यू, निश्चित मान। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इनफाइनाइट, निश्चित मान। फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो कंप्लीट डिफाइन यानी वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? क्या कहोगे तुम? सर सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका? फाइनाइट होना चाहिए। नीचे जिसके आपने लिखा है रीजन, उसके नीचे जस्ट ये वैल्यू लिखो। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूस। बेटा देखो, जैसे कोई भी चीज है वो बीच में से टूटी भी नहीं रहनी चाहिए। जैसे ग्राफ है ये, एक तो ये हुआ, एक ये, और एक कर्व क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, बीच में से ऐसे टूटी हुई वैल्यू नहीं हो। 1.5, 1.2, 2.3 ऐसे नहीं होना चाहिए कोई भी वैल्यू। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मीनिंग समझाया मैंने। उतार लिया सभी ने? चलो नीचे एक एरो डाल के लिखो, किसी भी क्षेत्र को आकाश, किसी भी क्षेत्र को आकाश, ब्रैकेट में लिखो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, वह समय स्मॉल टी, वह समय स्मॉल टी के फलन के रूप में, के फलन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। फलन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं।
जैसे कोई भी फील्ड है तो आपने क्या बोला कि रीजन को कैसे लिख सकते हो आप, उसको स्पेस के अंदर कैसे, सर एक्स वाई जेड और टी के रूप में आप उसको लिख सकते, एफ एक्स वाई जेड। ये क्या है बेटा, टी। टी किसको बताता है आपका, टी ये किसको बताता है, समय। ठीक है, ये क्या होता है, समय का निर्देशांक। और ये क्या होते हैं, आकाश के निर्देशांक यानी स्पेस के निर्देशांक। लिख देता हूं मैं, देखो, समय के निर्देशांक, टाइम कोऑर्डिनेट। और इसे हम क्या बोलते हैं, तीनों को ही क्या बोलेंगे, आकाश के निर्देशांक। यानी स्पेस कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको, आकाश निर्देशांक या स्पेस कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई। तुम्हें पता है कि एक आप आगे जाके पढ़ोगे, मिन्कोवेस्की ने एक टाइम का कोऑर्डिनेट दिया था। पहले हम किसी चीज को, किसी पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए क्या होता था कि हमें इसकी पोजीशन के लिए एक्स वाई और जेड, ये तीनों कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते थे। या एक्स पता हो, वाई पता हो, जेड हो, है ना। भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप मेरी पोजीशन बताने के लिए एक्स वाई जेड चाहिए आपको। फिर बाद में थोड़ा पता चला कि यार नहीं नहीं नहीं, समय का भी जरूरत पड़ती है। फिर बोले समय, तो बोले समय तो टी होता है, टी की यूनिट होती है सेकेंड और इसकी होती है मीटर। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि किसी भी भौतिक राशि को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो कैसे हो पाएगा ये? भाई किसी के साथ शादी करने से पहले क्या होता है कि हमारे तालमेल अच्छे होने चाहिए, तभी तो आप उसके साथ घर में रह पाओगे। तालमेल ही अच्छे नहीं है तो घर में कैसे रखेगा ये? क्या हुआ, फिर बताया कि इन्होंने ये जो समय है ना, एक काम करो, आप इसको इमेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इमेज कर रहे हो, इसलिए इमेजनरी है। और इसको आयोटा, ठीक। तो फिर बोलो आयोटा। आपने बोलो प्रकाश के वेग को क्या मान रखा है, कांस्टेंट, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चाहे आप यहां खड़े हो, चाहे आप बैठ के प्लेन में बैठ जाओ, चाहे आप गाड़ी में बैठ जाओ, कहीं आपको 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ही दिखाई, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बोलो कर सकते हैं सर। बोलो सी से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो ठीक है। और बोलो अब बोलो टी लगा दो। अब ये बन गया चौथा कोऑर्डिनेट, समय का कोऑर्डिनेट। कैसे, देखो इसकी डायमेंशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या होती है, सेकंड। सेकंड वाला भैया सेकंड से ले गया, बचा है क्या, मीटर। और एक्स वाई जेड की भी क्या थी, तो अब घर में रख लेगा आराम से। 2-3 वो मिल गए, गोत्र मिलाते हैं ना पहले शादी से, नानी का, दादी का, ताऊ का, सब मिल गए, तो अब ठीक ठाक काम है। तो इसने क्या कर दिया, ये इस तरीके से आपने इसको कोऑर्डिनेट। तो ये पढ़ेंगे अपन 4 स्पेस के अंदर। कैसे पढ़ेंगे, 4 स्पेस में, चतुर्विम आकाश में। ठीक है, तो किसी भी फील्ड को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी समय का निर्देशांक। ठीक है, नीचे लिखो फटाफट। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे पहले हेडिंग डालो, सॉरी एक एरो डालो, नीचे एक एरो डाल लो और एरो डाल के लिखो, एनी फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड as mathematically function of space and time। ठीक है, नीचे लिख लो इसको टाइम कोऑर्डिनेट और इसको स्पेस कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट। हाँ हिंदी मीडियम लिख लिया, नीचे एक एरो डाल के लिखो।
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय t पर निर्भर करने वाला क्षेत्र है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय स्मॉल t पर निर्भर करने वाला क्षेत्र है। अरे बता सकते हो कि समय पर निर्भर क्यों करता है मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का, अर्थ का? यार हॉलीवुड की मूवी देखते होंगे, तुम्हें कई मूवियों में बता रखा है इस चीज को। एक मूवी देखी थी कि तुमने, अभी मुझे याद तो नहीं है, उसके अंदर जिसके अंदर वो, तुम तो देखता रहता है बागड़े इंग्लिश मीडियम से, नहीं देखता पक्का? जिसके अंदर क्या होता है, नीचे देखो लावा घूमता रहता है, उसको क्या नाम है, रुक जाता है, फिर वो टनल करते हैं, टनल करके उसमें करते उसे वापस घुमाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट होती हैं। चलो मैं कल तुम्हें देख के बताऊंगा उस मूवी का नाम। तो होता क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या है, लावा, अंदर क्या है, लावा बनता रहता है और वो घूमती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट ये रोटेशन बहुत सालों में होता है। ये क्या होता है, रोटेशन बहुत धीरे धीरे समय में होता है। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वो टाइम पे डिपेंड, समझ गए मेरी बात, कि क्यों क्यों करती है टाइम पे डिपेंड? क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर जो लावा जो घूमता रहता है वो कुछ जो समय के अनुसार घूमता है, वो इसलिए वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज डिपेंड्स ऑन टाइम टी, समय पर निर्भर करने वाला। दूसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, इंग्लिश में लिख लिया ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज डिपेंड ऑन टाइम टी। हिंदी मीडियम वाले देखो बेटा, इसको ऐसे लिखना, मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं, बी वेक्टर और आर वेक्टर कॉमा टी। आर क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड है इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन टाइम टी। दूसरा लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी। पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नीचे एरो डाल के लिखो, भौतिक राशियों के भौतिक राशियों की प्रकृति के आधार पर, भौतिक राशियों की प्रकृति के आधार पर क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। There are two types of field on the basis of, there are two types of field on the basis of nature of physical quantity, nature of physical quantity। हाँ जी, कौन कौन सा क्षेत्र होता है रे? अदिश क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अदिश क्षेत्र। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? सदिश क्षेत्र। यही आपके बुक के अंदर पहला डेफिनेशन है, क्या है? स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। ये दोनों आप नीचे लिखिए, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, और फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। अब जिसको फील्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, उसको स्केलर की भी समझ में आ जाएगी। कैसे भाई? तुम्हें क्या बताया मैंने? फील्ड
कि आकाश का वह भाग है जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, एक दिए गए समय पर पूर्णतः परिभाषित हो। अब उस फिजिकल क्वांटिटी की जगह क्या लगा दो, अदिश राशि लगा दो, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। यानी आकाश का वह भाग जिसमें एक अदिश राशि दिए गए समय पर पूर्णतः परिभाषित हो, क्या कहलाएगा वो, अदिश क्षेत्र, स्केलर फील्ड। टेम्परेचर स्केलर है क्या वेक्टर है, स्केलर। तो टेम्परेचर वाला एग्जांपल किसका हो जाएगा, स्केलर का। स्केलर फील्ड हो जाएगा। जैसे ये कमरा है, इसके अंदर टेम्परेचर स्प्लिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्केलर को ही तो बताएगा। लिखो सबसे पहले अदिश क्षेत्र की हेडिंग डालो और इसके अंदर लिखो स्केलर फील्ड, हिंदी मीडियम वाले लिख लो फटाफट। आकाश का वह भाग जिसमें एक अदिश राशि को, सेम ये डेफिनेशन, आकाश का वह भाग जिसमें एक अदिश राशि को दिए गए समय पर प्रत्येक बिंदु पर पूर्णतः परिभाषित किया जा सके, पूर्णतः परिभाषित किया जा सके अदिश क्षेत्र कहलाता है। कोमा लगा के लिखना रे, किया जा सके, नीचे वाली कोमा लगा के लिखना, अदिश क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व। दूसरा एग्जाम्पल लिखो इसी के अंदर, कमरे के ताप को कमरे के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित किया जा सकता है। एक नाम सुना हुआ ब्लैक होल। ब्लैक होल की डेंसिटी कितनी होती है, बहुत ज्यादा, यदि इनफाइनाइट ये होती है। ब्लैक होल का क्या होता है, घनत्व क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ब्लैक होल घनत्व को क्षेत्र द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या कारण है उसका, क्योंकि वो कहां पहुंच रहा है, इनफाइनाइट। क्या होना चाहिए वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात, नाम सुना होगा, बाकी आगे और बताएंगे अच्छी तरीके से। लिखो इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट, स्केलर फील्ड लिखो। डेफिनेशन वही है, ए region of space in which a region of space in which a scalar quantity is well defined at every point and at any instant of time, नीचे वाली कॉमा, is called scalar field, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखूं, एरो डाल के, द फील्ड एट गिवन पॉइंट can be completely expressed
जस्ट बाई ए नंबर। क्या बोला इसने, ये लाइन क्या बोली कि आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा वो। जैसे टेम्परेचर है 4 डिग्री 5 डिग्री, एक पर्टिकुलर कर रहा है ना हर पॉइंट के ऊपर। जैसे वो वॉल्यूम थी तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू में सुनाई देगी हमें। तो क्या है कि स्केलर के अंदर हमें जो पॉइंट गिवन पॉइंट है उस पर कंप्लीटली एक नंबर के रूप में हमें डिफाइन होगी। समझ गए? हिंदी मीडियम वाले नीचे एक लाइन और लिखो फटाफट, पहले लिखो। एक क्षेत्र जिसमें दिए गए बिंदु पर, एक क्षेत्र जिसमें दिए गए बिंदु पर भौतिक राशि पूर्णतः एक आंकिक मान के रूप में परिभाषित होगी। भौतिक राशि पूर्णतः एक आंकिक मान के रूप में परिभाषित होगी। एग्जाम्पल लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, लिखो डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। दूसरा लिखो रूम टेम्परेचर इज ए स्केलर फील्ड, रूम टेम्परेचर इज ए स्केलर फील्ड स्केलर फील्ड because temperature at room, because temperature of room can be explained at every point at given instant of time। देखो इसका एक एग्जाम्पल होता है सम विभव पृष्ठ, जिसको सम अदिश पृष्ठ भी बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये आप काम में भी बहुत लोगे जगह पे। बोर्ड दिक्कत कर गया आज, चलेगा नहीं अभी। चलेगा नहीं अभी यारी। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे बाद में। हाँ देखो स्केलर और वेक्टर फील्ड, अब ये थे डेफिनेशन आपकी, और वेक्टर की ओर बची है तो वेक्टर की ओर करवा दूंगा, ठीक है? सेम सी डेफिनेशन है उसकी, बस उसमें थोड़ा सा क्या समझना है आपको कि डाइवर्ज फील्ड क्या होता है और कन्वर्ज फील्ड क्या होता है। मतलब आपका देखो कई बार आपने फील्ड देखा होगा, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक जगह जाके घेर रही हैं और एक तरफ जाके क्या हो रही है, वो फैल रही हैं। तो डाइवर्ज और जो कन्वर्ज फील्ड है और उसके बारे में बात करेंगे फिर, ठीक है ना? इसके बाद हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट कौन सा होगा? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। 3 टॉपिक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, देखो तुम्हें क्या कहा? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, यानी एक अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट। इसीलिए मैंने तुम्हें ग्रेडियंट पे क्या लिखवाया, देखो ब्रैकेट में, कि उसमें क्या आता है? अदिश आता है। क्या ऑपरेट होता है उसमें? अदिश। और मिलेगा क्या फिर? सदिश।
इसीलिए फिर आप क्या बोलोगे डाइवर्जेंस में, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस में क्या यूज में लोगे, और मिलेगा क्या, स्केलर। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, यानी कर्ल लोगे वेक्टर फील्ड का, ठीक है ना। तो अब अपनी क्लास कितने तारीख को है, 17 तारीख को, मंडे से क्लास आपकी सुबह फिक्स 7:15 से, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, तब तक मेरी गाड़ी आ जाएगी तो टाइम पे अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अब ये तो 1-2 दिन था क्लास स्टार्ट करना भी, ठीक है। देखो ज़्यादा समय इस बुक में नहीं लगेगा, मात्र 30 से 35 दिन इस बुक में लगेंगे, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी इस यूनिट को करवाया जाए। हाँ, मैं 30-35 दिन के अंदर कोई भी छुट्टी नहीं करूँगा अब इस बुक के दौरान। जो मंडे है, मंडे से आपका ये यूनिट तो चलेगी ही चलेगी, इसके अलावा संडे टू संडे आपकी यूनिट 4th चला करेगी। वो यूनिट को इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से वो बुक है, वो यूनिट है, और उसको मैं बहुत आराम से धीरे धीरे, तुम्हें आता है उसके अंदर मैथमेटिकल चीज है, उसको आराम से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो 4 संडे में वो खत्म हो जाए, समझ गए, जब तक ये इधर से खत्म हो। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा।